नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। किस्सा सुपरस्टार राजेश खन्ना का। फिल्म पत्रकार रऊफ अहमद राजेश खन्ना के बारे में बात करते हुए एक बार कहते हैं कि अपने एक इंटरव्यू के बाद राजेश खन्ना ने दरअसल उनसे कहा, स्टोरी का शीर्षक एक किंग इन एग्जाइल यानी कि निर्वासन में एक राजा ये रखना। राजेश खन्ना शायद ये स्वीकार कर चुके थे कि अब उनकी वापसी बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो खुद को एक निर्वासित राजा ही समझते थे। रऊफ अहमद के मुताबिक राजेश खन्ना ने उनसे ये भी कहा था कि अपनी सफलता को समझने के लिए उनके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था। अमिताभ के लिए वो रेफरेंस पॉइंट हैं, मगर उनसे पहले कोई इतना बड़ा स्टार हुआ ही नहीं था। आप मुझे दोष नहीं दे सकते, मुझे लगता है कि मेरी कामयाबी का दौर कभी ख़त्म ही नहीं होगा। क्या ये सिर्फ राजेश खन्ना के करियर में हुई गलतियां थी जिन्होंने उन्हें इतना नुकसान पहुंचाया, या फिर उनकी शख्सियत और अवचेतन की गहराइयों में छुपा कुछ और ही था? वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म निर्देशक खालिद मोहम्मद ने 70 के दशक के आखिर में राजेश खन्ना के साथ हुई एक दिलचस्प मुलाकात का जिक्र किया। वो राजेश खन्ना से फिल्म धनवान के सेट्स पर मिले थे और उस समय खालिद एक नए रिपोर्टर थे जिन्होंने राजेश खन्ना के पल पल बदलते मूड के बारे में दूसरे से सुना था। इससे पहले कि वो राजेश खन्ना से सवाल पूछ पाते, राजेश खन्ना ने सामने रखी मेज को तबले की तरह बजाना शुरू कर दिया। ऐसा करीब 2 मिनट तक चला, लेकिन मुझे वो 2 मिनट 20 मिनट के बराबर लगे। 1 साल बाद मैंने उनके व्यक्तित्व का दूसरा रूप देखा, मिलनसार और बातूनी। वो मुस्कुराते रहे और मेरे लिए चाय के साथ बाकायदा एक केक भी मंगवा लिया। राजेश खन्ना को करीब से जानने वाले लोगों के मुताबिक राजेश खन्ना के इस बर्ताव से, इस अजीब से बर्ताव को लोग समझ नहीं पाते थे और 1 मिनट में वो बड़े दिलवाले होते और पंजाबी शख्स नज़र आते आपको, बहुत जैसे होता है ना पंजाबी जो दिलवाले लोग होते हैं उस तरह से। तो दूसरे पल आपको वो खामोश, घमंडी और मोड़ी शख्स दिखाई देते और उनके इन दोनों पहलुओं के बारे में अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। उनकी सबसे करीबी राजदार अंजू महिंद्रू भी शुरुआत में शायद उनको पूरी तरह समझ नहीं पाई। अपने एक इंटरव्यू में अंजू ने कहा था कि मैं जानती हूं कि ये एक विरोधाभास है, लेकिन राजेश खन्ना ऐसे ही हैं। कन्फ्यूजन हमारे रिश्ते का अभिन्न अंग था। अगर मैं स्कर्ट पहनती थी तो वो कहते थे तुमने साड़ी क्यों नहीं पहनी। अगर मैं साड़ी पहनती थी तो वो कहते थे कि तुम भारतीय नारी वाला लुक दिखाने की कोशिश क्यों कर रही हो। हालात और बिगड़ गए जब राजेश खन्ना सुपरस्टार बन गए। सुपरस्टारडम के बेइंतहा दबाव में राजेश खन्ना के 2 अलग अलग रूप सामने आते थे। स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान कहते हैं कि वो बिल्कुल अलग तरह का इंसान था। सही या गलत तो पता नहीं, लेकिन वो अलग था। वो अगले 2 मिनट में क्या करेगा ये कोई नहीं जानता था। He was the most unpredictable man. फिल्म इतिहासकार सुरेश कोहली ने भी राजेश खन्ना का जिक्र करते हुए बताया कि परपीड़ा देना राजेश खन्ना के व्यक्तित्व का हिस्सा था। डॉक्टर जैकिल और मिस्टर हाइड सरीका दोहरा रूप। वो एक पल में कुछ ऐसा कह देते थे या कर देते थे जो दूसरे को ठेस पहुंचाता था, लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता था। जैसे जैसे लोग उन्हें छोड़कर जाते रहे वो अकेले होते गए, लेकिन उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि लोगों को उनकी कौन सी बात से चोट पहुंची। जब उनके करियर का पतन शुरू हुआ तो उन्होंने अपने दिल की बातें बांटना और भी कम कर दिया। अपनी नज़रों में वो हमेशा पीड़ित ही बने रहे। अपने बर्ताव को वो किसी दूसरे शख्स की नज़र से कभी नहीं देख सके। डिम्पल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो न तो अपनी खुशी बांटते थे न गम, और मुझे उन्हें किसी भी तरह की मदद देने से बेहद डर लगता था। मैं बस वहां मौजूद रहती थी कि हो सकता है शायद उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन उनके चार्मिंग बर्ताव का जिक्र करते हुए डिम्पल ने यह भी कहा, जब वो आपको चार्म करना चाहते हैं तो वो हमेशा कामयाब हो जाते हैं। वो बहुत बड़े दिल वाले हैं, अपने पैसे और दिल से भी। जो कोई भी उनके करीब रहा है वो इस बात की गवाही दे सकता है कि राजेश खन्ना का दिल बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा।
अपनी सफलता के चरम पर उन्होंने खुद को हमेशा अपने चमचों से घेरे रखा। फिल्म इंडस्ट्री और उनके साथ काम करने वाले निर्माताओं को हमेशा उनसे यही शिकायत रही कि उन्हें उनके चमचों की तरह ही राजेश खन्ना की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। जैसा कि अंजू ने कहा था कि राजेश खन्ना को इन हाँ में हाँ मिलाने वालों की जरूरत थी, शायद उस अकेलेपन को दूर करने के लिए जो शुरू से ही उनके अंदर मौजूद था। सुधीर गाडगिल बताते हैं कि उन्होंने आशीर्वाद में अक्सर राजेश खन्ना को घंटों अपने टेरेस पर खड़े हुए देखा और किन्हीं सवालों में खोए हुए, अपने घर के सामने समंदर में डूबते हुए सूरज को देखते हुए न जाने वो क्या तलाश रहे होते थे। उनके बारे में मेरा पहला ख्याल यह है कि वो बेहद घमंडी शख्स हैं। दूसरा ये कि ये घमंड उनके और दुनिया के बीच बनाया हुआ एक डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई ये बात जाने कि वो अकेले हैं, बहुत 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 अकेले। ये बात भावना सोमाया ने 70 के दशक के अंत में राजेश खन्ना के लिए लिखी थी। अपने सुपरस्टारडम के दौर में भी राजेश खन्ना अक्सर अपने चारों तरफ एक अदृश्य दीवार सी बना लेते थे। उनकी सबसे करीबी को स्टार मुमताज के मुताबिक वो कभी भी बहुत ज्यादा दोस्ताना किस्म का बर्ताव नहीं करते थे। हेमा मालिनी के मुताबिक राजेश खन्ना टेम्परामेंटल शख्स थे जो अपने में ही सिमट कर रहते थे और हमेशा दूसरों से दूरी बनाकर रखते थे। जीनत अमान बताती हैं कि राजेश खन्ना के साथ उनकी पहली फिल्म अजनबी के दौरान राजेश खन्ना बहुत रिजर्व थे, लेकिन साथ में हमारी आखिरी फिल्म जाना तक आते आते वो इंट्रोस्पेक्टिव हो गए थे। आशा पारेख, जिन्होंने राजेश खन्ना के करियर के उतार चढ़ाव को देखा, वो कहती हैं कि जब हमने साथ में अपनी पहली फिल्म बहारों के सपने की, तब वो सुपरस्टार राजेश खन्ना नहीं थे, वो बेहद शर्मीले और रिजर्व थे। जब हमने आन मिलो सजना में काम किया तो कामयाबी उनके अंदर आत्मविश्वास लेकर आई थी और वो ज्यादा एक्सप्रेसिव हो गए थे। जब हमने साथ में अपनी आखिरी फिल्म धर्म और कानून 1984 में की तो वो अलग थलग और अंतर्मुखी हो चुके थे। उनके बाद शायद ही हमारी कोई बात हुई हो। उसके बाद राजेश खन्ना के साथ काम करने वाली एक्ट्रेस के मुताबिक गुजरते सालों के साथ राजेश खन्ना खामोश होते चले गए, लेकिन शुरुआत से भी वो रिजर्व ही रहते थे। एक दिन मैंने सफेद कुर्ता पैजामा पहने राजेश खन्ना को आशीर्वाद के दरवाजे पर अकेले खड़े देखा। पूरा देश जो उनके पीछे पागल रहता था वो आज उनके सामने से यूं ही गुजर रहा था। एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने राजेश खन्ना के आखिरी के सालों के अकेलेपन को एक लाइन में बयां करते हुए एक बार एक ट्वीट के जरिए कहा था, सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।